तो क्या कोई यूट्यूबर सिर्फ वीडियो बना बनाकर अरबपति बन सकता है? देखिए, कुछ साल पहले तक तो ये सवाल ही अपने आप में एक मजाक जैसा लगता था, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही बिजनेस एम्पायर की केस स्टडी में उतर रहे हैं जिसने एंटरटेनमेंट की दुनिया के सारे नियम ही बदल कर रख दिए हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है जिमी डोनाल्डसन यानी मिस्टर बीस्ट के मेन चैनल्स के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या। और ये आंकड़ा भी हम इस केस स्टडी के लिए 2026 की शुरुआत का मानकर चल रहे हैं। मतलब ये नंबर दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। और फोर्ब्स जैसे टॉप बिजनेस एनालिस्ट के मुताबिक ये है उनकी नेटवर्थ का अंदाजा $2.6 बिलियन। अब देखिए, ये आंकड़ा उन्हें सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट टाइकून की लीग में लाकर खड़ा कर देता है। और यही बात हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ऐसा हुआ है, सवाल ये है कि कैसे हुआ। आखिर एक लड़के ने अपने कमरे से शुरुआत करके इतना बड़ा एक मल्टी बिलियन डॉलर का साम्राज्य खड़ा कैसे कर दिया। चलिए आज इसी पजल के एक एक टुकड़े को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मिस्टर बीस्ट के इस पूरे एम्पायर को समझने की जो चाबी है ना, वो ये है कि इसे अलग अलग कंपनियों का एक झुंड ना समझा जाए। ये असल में एक बिजनेस फ्लाईव्हील है। अब ये फ्लाईव्हील क्या होता है? सोचिए कि एक बहुत भारी पहिया है। जब आप उसे पहली बार धक्का देते हैं तो वो घूमने लगता है, और फिर आपका हर अगला धक्का उसकी रफ्तार को और तेज करता जाता है। मिस्टर बीस्ट के बिजनेस में भी हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से को ठीक इसी तरह से ताकत देता है। तो इस फ्लाईव्हील को पहला धक्का लगता कहाँ से है? इसकी शुरुआत होती है उनके कंटेंट से। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा कंटेंट नहीं है। ये बहुत ही सोच समझकर बनाया गया हाई रिटेंशन वीडियो कंटेंट है। हाई रिटेंशन का सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर लोग उनके वीडियोस को 80% से ज्यादा देखते हैं, मतलब लगभग आखिर तक। और यही वो चिंगारी है जो इस पूरे इंजन को स्टार्ट करती है। और उनका जो एक सिग्नेचर स्टाइल है, जिसे मीडिया एक्सपर्ट्स रिटेंशन एडिटिंग कहते हैं, वो काफी दिलचस्प है। मतलब लाउड साउंड इफेक्ट्स, पलक झपकते ही बदल जाने वाले कट्स, और एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं, एक पल के लिए भी सांस लेने की फुर्सत नहीं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि देखने वालों का ध्यान एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से ना हटे। और ये स्टाइल इतना कामयाब रहा है कि आज टिकटॉक से लेकर इंस्टाग्राम रील्स तक क्रिएटर्स की एक पूरी की पूरी पीढ़ी पर इसका असर साफ साफ दिखता है। और ये जो भी सफलता है, ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा है। पहला कदम ऐसे टाइटल्स और थंबनेल बनाना जिन पर क्लिक किए बिना रहा ही ना जाए। दूसरा, वीडियो के पहले 30 सेकंड्स के अंदर ही सबसे बड़ी और सबसे एक्साइटिंग बात बता देना। और तीसरा, देखने वालों से एक धमाकेदार अंत का वादा करना ताकि वो वीडियो छोड़कर कहीं जा ही ना पाएं। ये शब्द खुद जिमी डोनाल्डसन के हैं। उनकी ये कामयाबी किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक जुनून भरी रिसर्च का नतीजा है। उन्होंने हजारों घंटे सिर्फ डेटा को समझने में लगाए, अलग अलग थंबनेल और टाइटल्स को टेस्ट किया और ये समझने की कोशिश की कि लोग असल में देखना क्या चाहते हैं। उन्होंने YouTube के एल्गोरिदम को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। ठीक है, तो उन्होंने लोगों का ध्यान खींचने की कला में तो महारत हासिल कर ली, लेकिन सवाल यह है कि वो इस ध्यान को, इस अटेंशन को एक बिजनेस एम्पायर में बदलते कैसे। और यहीं से फ्लाईव्हील का दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा घूमना शुरू होता है, मोनेटाइजेशन, यानी पैसा बनाने का इंजन। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि उनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता कहां से है। हाँ, YouTube एडसेंस से एक रेगुलर इनकम आती है, लेकिन असली पैसा आता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप से और उनके खुद के प्रोडक्ट्स बेचने से। इसके ऊपर से Amazon प्राइम के साथ 20 गेम्स जैसी बड़ी बड़ी डील्स और फिनटेक कंपनियों में उनके इन्वेस्टमेंट्स उनके साम्राज्य को और भी बड़ा बना रहे हैं। और ये है उनके प्रोडक्ट्स के पीछे की स्ट्रैटेजी। हर ब्रांड अपने टारगेट ऑडियंस से सीधा कनेक्शन बनाता है। जैसे मिस्टर बीस्ट बर्गर उनके फैंस को ब्रांड का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है। फीस्टेबल्स चॉकलेट हेल्थ को लेकर सजग रहने वाली यंग जनरेशन को अपनी तरफ खींचती है। ये सिर्फ सामान बेचना नहीं है, ये एक पूरी कम्युनिटी को उनके पसंदीदा क्रिएटर के और भी करीब लाने का एक तरीका है। और अब हम आते हैं फ्लाईव्हील के सबसे अनोखे और शायद सबसे ताकतवर हिस्से पर, फिलैंथ्रोपी यानी परोपकार। बिजनेस से जो भी मुनाफा होता है उसका एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में वापस लगा दिया जाता है। और ये सिर्फ अच्छा काम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये उनकी ब्रांड आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो उनके ऑडियंस के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाता है। और हाँ, साथ ही ये उनके सबसे वायरल कंटेंट का सोर्स भी बन जाता है। जरा टीम ट्रीज कैंपेन को ही देखिए। लोगों के डोनेशंस, कंपनियों की स्पॉन्सरशिप और दूसरे क्रिएटर्स की मदद से सिर्फ इस एक कैंपेन ने
पेड़ लगाने के लिए $24 मिलियन से ज्यादा की रकम जुटाई। ये उनके असर के स्केल को दिखाता है। इसके बाद आया #TeamSeas, जिसने समंदर की सफाई के लिए $30 मिलियन से ज्यादा जुटाए। इसने #Trees के ही मॉडल को कॉपी किया, लेकिन एक अलग एनवायरमेंटल मुद्दे पर फोकस किया। इससे यह भी साबित हो गया कि यह स्ट्रैटेजी बार-बार काम कर सकती है। और फिर आया #TeamWater, जिसने साफ पानी मुहैया कराने के लिए $40 मिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग जुटाई। अगर इन सभी कैंपेन्स को मिलाकर देखें तो उन्होंने ना सिर्फ करोड़ों डॉलर जुटाए हैं, बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर भी डाला है। हालांकि उनके इस मॉडल को लेकर एक बहस भी चलती है। एक तरफ तो इसका जो पॉजिटिव असर है उसे कोई नकार नहीं सकता, जैसे कि अफ्रीका में 100 कुएं खुदवाना या 1000 लोगों की आंखों की रोशनी वापस लाना। वहीं दूसरी ओर कुछ आलोचक इसे चैरिटी पॉर्न भी कहते हैं। उनका तर्क है कि ये मॉडल गरीबी और समस्याओं को एक एंटरटेनमेंट शो में बदल देता है, बिना उनकी असली जड़ से जुड़ी वजहों को ठीक किए। जैसे जैसे ये फ्लाईव्हील तेजी से घूमने लगा, इसे संभालने के लिए एक प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, और यहीं पर बीस्ट इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ। ये वो पल था जब जिमी डोनाल्डसन सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहे, बल्कि एक बड़ी कंपनी के CEO बन गए। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। बीस्ट इंडस्ट्रीज आज 250 से ज्यादा लोगों को नौकरी देती है। इतना ही नहीं, ये दूसरे नए क्रिएटर्स में भी इन्वेस्ट करती है, उन्हें अपना प्लेटफॉर्म और एक्सपीरियंस देती है, और फिर उन्हें अपने ही इकोसिस्टम का हिस्सा बना लेती है। 2026 की शुरुआत में ही कंपनी ने $5 बिलियन की वैल्यूएशन पर $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी हासिल किया। और अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, इस सब का पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर क्या असर हुआ है? क्या मिस्टर बीस्ट का ये जो मॉडल है, ये ट्रेडिशनल मीडिया की जगह ले सकता है? मीडिया एनालिस्ट इस असर को एक नाम देते हैं, बीस्टिफिकेशन ऑफ कंटेंट। ये इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां अब बड़े बड़े स्टूडियोज और पुरानी मीडिया कंपनियां भी अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ठीक इसी तरह का तेज तरार, हाई बजट और रिटेंशन पर फोकस करने वाला कंटेंट बनाने की होड़ में लगी हुई हैं। लेकिन इस बदलाव का एक दूसरा पहलू भी है। उनके साथी क्रिएटर एंथनी पैडेला के मुताबिक सिर्फ आंकड़ों और मैट्रिक्स पर इतना ज़्यादा ध्यान देने से क्रिएटिविटी पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे एक ऐसा माहौल बन सकता है जहां हर कोई बस एक ही ट्रेंड के पीछे भाग रहा और कोई भी कुछ नया करने का रिस्क ही नहीं लेना चाहता। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि मिस्टर बीस्ट के मॉडल ने एक ऐसा ज़बरदस्त फीडबैक लूप बना दिया है जहां कंटेंट, पैसा और चैरिटी, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हैं कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। हर एक हिस्सा दूसरे को ताकत देता है और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक ऐसे स्केल पर पहुंच गया है जो पहले कभी देखा नहीं गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? क्या होगा अगर इस फ्लाई व्हील का कोई एक हिस्सा कमज़ोर पड़ जाए? और यहीं पर हम इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या मिस्टर बीस्ट का ये मॉडल एंटरटेनमेंट का भविष्य है जिसे कोई भी कॉपी करके सफल हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक सही इंसान, एक सही वक्त और एक खास स्ट्रैटेजी का ऐसा अनोखा संगम है जिसे शायद फिर कभी दोहराया ही नहीं जा सकेगा? सोचने वाली बात है।